नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस सेशन करते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है एक क्रम से, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है कंप्लीट। मेरे खुद के द्वारा लिखी हुई हैंड राइटिंग नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे कवर कराई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। इतने सारे माध्यम से अगर जो आप मुझे ठीक तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा? सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाने वाला है। कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिल रहा है। मतलब आप एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इन केस इन फ्यूचर में कोई नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका कोर्स वहां से आप परचेज कर लीजिए। और कोर्स परचेज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है, किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में 4.0 5.0, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए आपको क्लास मिल जाएगी, उत्तराखंड में आपको एलटी ग्रेड के लिए क्लास मिल जाएगी, यूजीसी नेट की क्लास अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड पीजीटी, डी++बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बैच आपको मिल जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, यथाशीघ्र आप एडमिशन लेकर के ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। अब हम लोग मूव करेंगे क्या अपने सेशन के तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए आप लोग सभी लोग। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा नीतिगत उपाय कौन कौन से अपनाए गए? क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या जानना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार का मतलब क्या होता है। इसका मतलब आसान भाषा में अगर जो आपको एक लाइन में मैं बताऊं, तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार का मतलब है कि कृषि की उत्पादकता को हमें बढ़ानी है, ताकि कृषकों के कल्याण में बेहतरी हो सके। और कृषकों के कल्याण में बेहतरी के लिए सरकार कौन कौन सी उपाय अपनाती है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सहारा लिया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या करता है सरकार, जिसके अंतर्गत सरकार जो है वो किसानों से फसलों को खरीदता है। क्या करता है? किसानों से या व्यापारियों से, किसानों से या व्यापारी से वो क्या करता है? फसलों को खरीदता है
और फिर वो क्या करता है कि इन फसलों को या इन खाद्यान्नों को वो कमजोर वर्ग तक पहुंचाता है ताकि सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। इसीलिए अंत्योदय योजना चलता है, या इसीलिए आप देखते हैं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है जिसके पीछे सरकार क्या करती है, अनाज उपलब्ध कराती है। उसके बाद क्या दिया जाता है, एमएसपी दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, ताकि आने वाले अगले साल में किसान अपना जीवन का निर्वाह भी कर सके और अगले साल वो कृषि में उत्पादन भी कर सके, उसे इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। और बफर स्टॉक का रख रखाव, बफर स्टॉक कई बार मैं पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों को लगातार बता रहा हूं। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? भारत में पंचवर्षीय योजना को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है भाई? ठीक। चलिए, तो याद रखिए, अब आपको पूरा याद आना चाहिए कि सर जी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो कब किस पे आधारित था? वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय जो था वो किस पे आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। इसी तरीके से तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया और 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रारंभ किया। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना याद आना चाहिए जिसमें मानव पूंजी के विकास और आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना याद आना चाहिए जहाँ पे समावेशी विकास की बात की गई। और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना की याद आनी चाहिए जहाँ पे उच्चतर समावेशी विकास की बात की जाती है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी दूसरा बोल रहे हैं अर्थात पीसी महालनोबिस, सभी लोग का उत्तर ठीक है। और ये जो प्रारूप था वो 4 क्षेत्रीय प्रारूप था। सो ऑप्शन नंबर 2। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है? भारत के आर्थिक आयोजन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, बेसिकली आपको बताना है। ठीक, तो आर्थिक आयोजन का मतलब क्या होता है? जैसे आर्थिक आयोजन कौन अपनाता है? सरकार अपनाता है ना, जिसके अंतर्गत सरकार क्या करता है, योजना बनाता है कि देश में उत्पादकता को बढ़ाया जाए। ठीक है, देश में उत्पादन को बढ़ाया जाए। ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़े और मांग के साथ साथ पूर्ति अर्थात उत्पादन भी बढ़े। और जब मांग व पूर्ति तेजी से आगे बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में आपके देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और जब आपके देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो आप ये कहेंगे कि आपका जो देश है वो आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर है। आपका देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर है। तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि। अरे भाई, जब सरकार कोई भी योजना बनाती है ना तो वो इसलिए नहीं बनाती है कि हमारी जनसंख्या बढ़े, क्योंकि हमारी जनसंख्या तो ऑलरेडी दशकों से लगातार बढ़ती हुई चली आती है। तो ये आर्थिक जनसंख्या एक तरीके से विकास में अवरोधक होता है। और आर्थिक आयोजन जब बनाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि हमें देश का विकास करना है। तो जनसंख्या वृद्धि का संबंध आर्थिक आयोजन से नहीं है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दीजिए। चलिए भैया, खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक और लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो देखिए, ग्रे क्रांति की अगर जो बात करें, क्या उत्तर आ रहा है? अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप पेपर देने बैठे और इस प्रकार के प्रश्न आ गए। सपोज करिए चारों आपको पता नहीं है, तो जो आपको पता है उसको आप पहले करिए। जैसे हम आपसे ये कहें कि रजत क्रांति, तो रजत क्रांति सबको पता होगा कि ये किससे संबंधित है? ये अंडे के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से संबंधित है। फिर लाल क्रांति आप लोगों को पता होगा, ये किससे संबंधित है? ये टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है।
गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो होता है वो प्याज से होता है। और धूसर क्रांति की बात करें अर्थात ग्रे क्रांति की बात करें तो ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। तो आई होप कि जितने लोग भी सुमेलित कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की घोषणा की? बताइए भाई। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 बोल रहे हैं। ठीक, सभी लोग क्या बोल रहे हैं? 2 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं। काफी विविधता आ रही है भाई, इतनी गलती क्यों हो रही है? तो अब देखिए जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बजट 1992-93 का जो वित्तीय वर्ष था उसी में इसकी घोषणा की थी। तो याद रखिएगा उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी यूनियन बजट 1992-93 में। सो ऑप्शन नंबर 3। अगला कि निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक किसको कहा जाता है? वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक किसे कहा जाता है? अब देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, ये मजेदार सा प्रश्न है, मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि हम आपसे ये कहें, ठीक है, अगर जो हम आपसे ये कहें कि एक मजदूर है, उस मजदूर को जो नगद मजदूरी दी जाती है ना, जो नगद मजदूरी दी जा रही है, तो जितना तेजी से नगद मजदूरी में वृद्धि हो रहा है उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि वास्तविक मजदूरी में कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है। बात को ध्यान से समझिएगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे, ठीक है ना। तो अगर जो हम आपसे ये कहें कि एक मजदूर के नगदी मजदूरी में आप वृद्धि करते हैं और नगदी मजदूरी में वृद्धि करते हैं तो जितना आप नगदी मजदूरी उसका बढ़ाते हैं उसी अनुपात में वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसके वास्तविक मजदूरी में वृद्धि नहीं हुई है। वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कब होगा? वास्तविक मजदूरी में वृद्धि तब होगा जब मुद्रा की क्रय शक्ति उसके पास ज्यादा होगी, अर्थात जब उसको नगद दिया जाए, अर्थात जब उसे मजदूरी दिया जाए तो उसे जब उसे मुद्रा दिया जाए तो उसकी कीमत कम ना हो, ठीक है, उसकी कीमत कम ना हो तो क्या कहेंगे कि मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। सॉरी, जब नगद मजदूरी उसे ज्यादा दी जाएगी और उससे वो ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर पाएगा तब हम कहेंगे कि उसकी वास्तविक वेतन में वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 4। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास पर बल दिया गया? बताइए। एक बात थोड़ा और यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूं। वास्तविक मजदूरी का फार्मूला क्या होता है? तो वास्तविक मजदूरी का फार्मूला होता है मौद्रिक मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी अपान क्या होता है? अपान होता है सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पे केंद्रित है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं?
डी बोल रहे हैं, डी क्यों बोल रहे हैं भाई? ठीक है, तो मानव संसाधन पे विकास, जैसे देखिए जब आप लोगों को एप्लीकेशन पे मैं थियरी पढ़ाता हूं तो मैं ये बात आप लोगों को बार बार बताता हूं कि एक हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 1980 से पहले का दशक है और एक 1980 के बाद का दशक है। तो 1975 या 1980 तक सरकार को ऐसा लगता था कि हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सरकार ने उद्योग और कृषि पे 1980 तक ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन 1980 में ये देखा गया कि अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी और गरीबी उत्पन्न हो गई। तो अब 1980 के बाद या 1975 के बाद जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो सब गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित होती हैं। इतनी सारी योजनाएं 1980 के पहले नहीं बनती है जितनी 1980 के बाद में बनती हैं। तो मानव संसाधन पे विकास पे बल जो दिया गया था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास पे बल दिया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके? सभी लोग बताइए 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था और 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो नरसिम्हन राव के। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है? अच्छा सा प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो भारतवर्ष में क्या बोल रहे हैं भाई? ठीक है, तो देखिए भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा की बात हो रही है। ठीक है, अर्थात अगर जो आप डाकघर में जाते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे कहते हैं ना कि हमको फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट करना है, एफडी करना है, हमको एफडी करना है। जैसे बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, डाकघर में पैसा जमा कर देना चाहिए, एफडी कर देना चाहिए, क्योंकि बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे मिलता है, लगभग 60% से ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे मिलता है। लोग ऐसा कहते हैं ना। तो भारत में जो सबसे ज्यादा बचत बैंक सुविधा है वो किसके पास है? डाकघर के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग बता रहे हैं 92 से 97 तक, बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये रहा कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया? बताइए भाई। देश भर में लगभग 1.5 लाख डाकघर हैं। ठीक है ना, लगभग 1.5 लाख डाकघर हैं पूरे भारत में। ठीक है, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, 1.5 लाख के आसपास। कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था भाई? तो ऑप्शन नंबर, ये तो बच्चों वाली बात है, कोई गलत करेगा क्या? कोई गलत करेगा? हम्म, ठीक। तो देखिए इस प्रश्न में मैं आप लोगों से बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो रैगनर फिश होगा। ठीक है ना। और अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं? अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? जहाँ पे किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि किसी एक फर्म का अध्ययन किया जाएगा, या किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा, या किसी एक परिवार का अध्ययन किया जाएगा, या किसी एक उद्योग का अध्ययन किया जाएगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या, समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है? अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय की बात होती है तो राष्ट्रीय आय की गणना तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ही होती है ना। जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, तो ये क्या है?
ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक इकाई का अध्ययन होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। और इसकी बात किसने कही थी? रैगनर फ्रिश ने कही थी। कहीं कहीं आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं कहीं किन्स भी दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो रैगनर ही होंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो इजी सी बात है भाई, बहुत दिनों से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, कई बार आया है जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है, घबराना नहीं है। अब देखिए, आपके पेपर में इस प्रकार की प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग का दिमाग इधर उधर भी चलेगा। लेकिन भाई, जितनी भी योजनाएं गरीबी और रोजगार से चलाई गई हैं, अगर जो जवाहर रोजगार की बात करें या अंत्योदय की बात करें, जितने भी ये योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के नाम से संबंधित, वो सब के सब तो केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाए गए हैं ना। कॉमन सेंस की बात है। सो ऑप्शन नंबर 4। अगला कि कोटा क्या होता है? चलिए भाई, कोटा क्या होता है बता दीजिए। लाइक और शेयर सभी लोग किया करिए। हर्ष मिश्रा जी, श्रेया गुप्ता जी, भगवंती जी, तस्लीम खान जी, कुश जी, सुनीता गुप्ता जी, राजकुमार प्रजापति जी, नौशाद अली जी, नरोत्तम लोधी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सिब्बू जी, हेमंत जी, ठीक है, चंद्रजीत यादव जी, रुचि जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बी। काफी गलतियां हो रही हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर ठीक है, अर्थात 3 बोल रहे हैं, आयात की मात्रा की सीमा। जैसे मान लीजिए कोटा का मतलब ये होता है कि चीन है, ठीक है ना, तो चीन क्या कर रहा है? भारत को निर्यात कर रहा है। चीन क्या कर रहा है? भारत को निर्यात कर रहा है। और भारत क्या कर रहा है? चीन से आयात कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? भारत चीन से आयात कर रहा है। अब भारत सरकार ये देखता है कि हम निर्यात कम कर रहे हैं, और आयात ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के भुगतान संतुलन पर असर पड़ेगा। तो सरकार क्या चाहेगी? सरकार ये चाहेगी कि हम आयात को कम करें। अब आयात को कम करने के लिए सरकार क्या करती है? कोटा को निर्धारित कर देती है। कोटा निर्धारित करने का मतलब कि आयात की मात्रा की सीमा। जैसे सरकार ये कह दे कि हम आपसे 50 करोड़ रुपए की वस्तु बस लेंगे, उससे ज्यादा की नहीं लेंगे। या सरकार कह दे कि हम बस 5 क्विंटल आपसे वस्तु लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। इसका मतलब कि आपने कोटा निर्धारित कर दिया कि भैया हम आपके देश से जो हमारे देश में वस्तु आ रही है, हम इतनी ही मात्रा में लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? कोटा कहा जाता है। अगला कि उस मांग वक्र के साथ संचलन को कहा जाता है। मांग वक्र के साथ संचलन को क्या कहा जाता है भाई? अब इजी सी बात है। क्या बोल रहे हैं? तो इजी सी बात है भैया, मांग में विस्तार या मांग में संकुचन। मांग वक्र यही तो बताता है ना, मांग में विस्तार या मांग में संकुचन को ही। सो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब यहाँ पे क्या होता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। तो जब वस्तु की कीमत में कमी आती है, तो जाहिर सी बात है कि आप क्या कर देते हैं? वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो वस्तु की मांग को आप क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हूँ कि मांग में विस्तार क्या होता है, मांग में संकुचन क्या होता है, आय में वृद्धि क्या होता है, मांग में वृद्धि क्या होता है, मांग में कमी क्या होता है, मांग में विस्तार क्या होता है, मांग में संकुचन क्या होता है। ये बताने की जरूरत है आप लोगों को? दोबारा कमेंट करके यस या नो में बताइए कि आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये 4 टर्म है। एक टर्म पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है कि मांग में वृद्धि क्या होता है। तो मांग में वृद्धि का मतलब ये होता है कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है ना, तो आय में वृद्धि के कारण जब आप अपने मांग को बढ़ाते हैं,
तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। आय बढ़ता है तो उसके कारण मांग बढ़ाते हैं तो उसे मांग में वृद्धि। दूसरा क्या होता है, मांग में कमी। मांग में कमी का मतलब क्या होता है कि आपकी आय कम होती है, आपकी आय कम होती है, उसके कारण आप वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके बाद मांग में विस्तार का मतलब ये होता है कि वस्तु की कीमत कम हो गई है, आय आपकी यहाँ पे अब नहीं बदलेगी, अब वस्तु की कीमत कम हो गई है और आप उसी आय से ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर रहे हैं, तो इसे मांग का विस्तार कहा जाएगा। और मांग में संकुचन का मतलब ये होता है कि आपकी आय स्थिर है लेकिन वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि हो गई है, तो वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो आप अपने मांग को कम करेंगे, तो इसे मांग में संकुचन कहा जाएगा। अगला, ये 4 में से एक टर्म पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह स्टेटमेंट किसका है भाई? हाँ, सब बोल रहे हैं नो नो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार ज्यादा पढ़ लोगे आप लोग तो नुकसान कर जाएगा ना, फायदा थोड़ी करेगा, नुकसान हो जाएगा। चलिए ठीक है। क्या होता है, हालांकि मैंने बहुत बार बताया भी है इन सारी चीज़ों को, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो नया बच्चा होगा वो आएगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, बट कोई बात नहीं, फिर बता तो दिया। बताइए कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ये स्टेटमेंट किसका है भाई? तो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि मानक अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, सब भी बोल रहे हैं, सब भी बोल रहे हैं, एक होता है मानक अर्थशास्त्र और दूसरा होता है सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो मानक अर्थशास्त्र की बात करें तो मानक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए इसका उत्तर प्रदान करता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका उत्तर प्रदान करता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या होगा, तो भाई मांग में कमी आ जाएगी, वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। और सकारात्मक अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र ये बताता है कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है ना। तो याद रखिएगा कि मानक अर्थशास्त्र का मतलब ये है कि क्या होना चाहिए, अर्थात जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो फिर क्या होना चाहिए, मांग में कमी आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स तो यही बताता है। और सकारात्मक अर्थशास्त्र ये बताता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब इसके अंतर्गत परिभाषाएं आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, जैसा उसे होना चाहिए, ये किससे संबंधित है, ये मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि संघ अर्थात केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, रेल किराया और भाड़े पे कर। और कोई भाई? सब गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, संघ अर्थात केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है ना। अब देखिए, इस प्रश्न में एरर है। एरर किस लिए है? क्योंकि भैया जब जीएसटी आ गया ना, तब से इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बदल गया। जब जीएसटी आ गया तो वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के उपरांत भारतीय संसद ने
सेवा कर कानून में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो अब ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जब प्रश्न पूछा गया था तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, है ना, उसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। लेकिन अब जीएसटी आ गया है, 2017 से प्रभावी हो गया है, तो इस वजह से ये प्रश्न थोड़ा सा एरर है, अब इस तरीके से नहीं पूछेगा, है ना। तो देख लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को जब थियरी पढ़ाता हूँ एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताता ही हूँ कि कौन केंद्र सरकार लगाता है, कौन राज्य सरकार लगाता है, केंद्र की जीएसटी कौन होती है, राज्य की जीएसटी कौन होती है, किसका दोनों के मध्य वितरण होता है, किसका नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति। और देखिए आज के सेशन में कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कभी कभार ही पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। तो अगर जो गलतियां हो रही हैं तो डिमोटिवेट ना होइएगा। मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता हूं कि डिमोटिवेट नहीं होइएगा, है ना, डिमोटिवेट नहीं होइएगा। अगर जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, मेहनत करते रहिए, धीरे 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 प्रयास करेंगे, ये सारी चीजें आती चली जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक, 3 बोल रहे हैं। पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से, तो सभी लोग का उत्तर बिल्कुल यहाँ पे ठीक होगा कि भंडारी समिति का जो गठन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किस तरीके से बढ़िया सुविधा प्रोवाइड किया जाए जिससे किसानों के कल्याण में बेहतरी हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग मांग की गई मात्रा। हम्म, हम्म, हम्म। अरे यार देखिए, जैसे मैं आप लोगों की क्लास लेता हूँ ना, ये बहुत नीट एंड क्लीन क्लास होता है, जहाँ पे केवल आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, मेरी आवाज़ सुनाई देती है और एक्सप्लेनेशन आपको सुनाई देता है। स्मार्ट बोर्ड पे यार मैं जानबूझ के नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे क्या होता है ना कि एक तो बहुत प्रकार की अननेसेसरी रूप से डेकोरेशन होता है, अननेसेसरी रूप से बहुत सारी चीज़ें उसमें डेकोरेट करनी पड़ती है। तो भैया सफलता के लिए डेकोरेशन जरूरी नहीं है, सफलता के लिए क्या जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। और यहाँ पे आपको पूरा क्लियर क्वेश्चंस भी दिखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली क्लास होता है। मुझे भी आसान होता है कि बैठ के मैं 2-2 घंटे की क्लास ले लेता हूँ। स्मार्ट बोर्ड क्या होता है ना कि स्मार्ट बोर्ड मुझे थोड़ा सा लगता है यार झूठ मूठ में अननेसेसरी रूप से जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आती है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की मात्रा कैसी होगी। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट बोर्ड पे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं और उससे छात्र का कंसंट्रेशन इधर उधर होता है, उससे आप क्या होते हैं, आपका कंसंट्रेशन कोलैप्स होता है। और कंसंट्रेशन कोलैप्स होता है तो दिमाग का तो फितूर ही यही होता है कि एक सेकंड में यहाँ रहेगा, दूसरे सेकंड में अमेरिका चला जाएगा, तीसरे सेकंड में दिल्ली गेट चला जाएगा, है ना। तो कंसंट्रेशन जरूरी होता है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, और कोई भाई? यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांगी गई मात्रा पर क्या असर पड़ेगा। तो मांगी गई मात्रा पे क्या असर पड़ेगा, ये जो है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहे तब उपभोक्ता की आय क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो उपभोक्ता का मांग वक्र के क्या हो जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा।
क्यों खिसक जाएगा? क्योंकि वो अपनी मांग में वृद्धि करेगा और वह दी हुई कीमत पर वस्तु की मात्रा को अधिक परचेज कर पाएगा। ठीक है, वस्तु की मात्रा को वो क्या कर पाएगा? अधिक परचेज कर पाएगा, अर्थात मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला कर्मचारियों के मुआवजे के अंतर्गत मजदूरी तथा वेतन एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के अलावा निम्नलिखित में से क्या समाविष्ट है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? हम्म। हाँ, आज के सेशन में थोड़े से प्रश्न के जो शब्द हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, और ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनता है ना, तो उसे गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है, और जो गूगल हिंदी ट्रांसलेट कर देता है वो ऐसे ऐसे शब्द डाल देता है कि फिर क्या होता है, वो मुश्किल होता है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य बना करके पढ़िए, सही हो जाएगा। क्या बोल रही? तो जितने लोग भी दूसरा नंबर बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया गया योगदान। तो याद रखिएगा, कर्मचारियों के मुआवजे के अंतर्गत मजदूरी तथा वेतन और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के अलावा उन्हें और क्या मिलता है? तो मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया गया योगदान। जैसे मान लीजिए कि आप अगर जो किसी बड़ी कंपनी में कार्य करते हैं, तो वो कंपनी आपका क्या करती है? बीमा भी करती है, आपको सुरक्षा भी उपलब्ध कराती है। सो ऑप्शन नंबर 2। सो कर्मचारियों के मुआवजे के अंतर्गत मजदूरी तथा वेतन और सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन के भुगतान के अलावा किसे समाविष्ट किया जाता है? तो मालिक द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया गया योगदान। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? अभी कम्युनिटी बॉक्स में मैं प्रश्न आप लोगों से पूछा था, मैक्सिमम 80% लोग संरचनात्मक बेरोजगारी वाले प्रश्न को गलत कर दिए। अब संरचनात्मक बेरोजगारी आपको नहीं आता है तो कैसे काम चलेगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, तो देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है, उन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। संसाधन का पूर्ण उप उपयोग नहीं। ठीक है, आपके देश में जो संसाधन है उसका पूर्ण उपयोग आप नहीं करते। हमारे देश से अभ्रक जाता है, और वही अभ्रक क्या होता है? लैपटॉप में, मोबाइल में लगता है। दूसरी कंपनी में जाता है, उसको हम किलो के भाव बेचते हैं, उधर से आता है तो हजारों रुपए का, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का मोबाइल हम खरीदते हैं, है ना? तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत देश की, तो भारत देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे हमारे पास जो संसाधन है, जैसे प्राकृतिक संसाधन है, लकड़ी है, कोयला है, अभ्रक है, लोहा है, ठीक है, ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन, इसका समुचित रूप से हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारे भौतिक संसाधन अर्थात जो श्रम है, इसका भी हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब अपने संसाधनों का हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, जब हम अपने अर्थव्यवस्था में संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो इससे उत्पादक क्षमता प्रभावित होगी, अर्थात अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। ऑप्शन नंबर 4। अगला, कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष कौन सा है? कमेंट करके बताइए। भारत सरकार के गैर योजनागत खर्च का सबसे बड़ा शीर्ष कौन सा है? मतलब सरकार अपनी आय का सबसे बड़ा खर्च कहाँ पे करता है, जो योजना बना करके नहीं करता है? जैसे जब बजट सरकार जब बजट प्रस्तुत सरकार करता है, तब तो वहाँ बताता है कि हम शिक्षा पे इतना खर्च करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे इतना खर्च करने जा रहे हैं, परिवहन पे इतना खर्च करने जा रहे हैं।
लेकिन जो जब हमने जो ऋण लिया है उसका जब हम भुगतान करते हैं तो उसे हम ब्याज हमें देना पड़ता है। तो ब्याज का भुगतान करते हैं हम। और जब बजट का निर्माण होता है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो वहाँ पे ये बात नहीं बताती है कि हम इतने हजार करोड़ रुपए क्या करने जा रहे हैं, ब्याज भुगतान करने जा रहे हैं। ये सरकार के योजनागत व्यय का हिस्सा नहीं होता है, अर्थात ये सरकार के गैर योजनागत व्यय है। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि सरकार, सर जी ये कैसे हो जाएगा कि सरकार अपनी आय का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान के रूप में दे देता है। तो जरा ऐसे सोचिए ना कि हम लोग ऋण लेते हैं रूस से, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से या किसी भी देश से हम ऋण लेते हैं तो कितना लेते हैं, 50,000 करोड़, 5 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। और इसका अगर जो 1, 2, 3, 5% भी अगर जो आप ब्याज लगा लीजिए, सोचिए कितना पैसा हो गया। तो सरकार सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान करती है अपनी आय का। अगला कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। अनुसूचित बैंक कहा जाता है। अब कोई नया नया हमारा छात्र आया है जिसका नाम है रिंकू, कह रहा है सर जी पीजीटी का प्रश्न 2021 में ये पीजीटी में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। देखिए जब आप पढ़ाई कम करते हैं तो कंफ्यूजन आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तब आपको सारी चीज़ें समझ में आती है। 1-2 सेकंड में आएंगे और सीधे डिमांड कर देंगे। आप हमें, जितने लोग भी हमसे जुड़े हैं, आप हमारी 10, 20, 25 क्लास पढ़िए, तब आपको पूरा समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है ना। 10-20 क्लास पढ़िए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, A to Z इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैं छोड़ता हूँ। बस मेहनत आप करिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब कुछ कवर कराया जाता है, बशर्ते मेहनत से पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 31। हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक ठीक। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर जो आरबीआई अधिनियम पढ़ा होगा 1934 का, तो उसमें एक अनुसूचित बैंक था और एक गैर अनुसूचित बैंक था। सविस्तार से जब मुद्रा एवं बैंकिंग में एप्लीकेशन पे आप लोग को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे सविस्तार से इन सारी बातों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक अनुसूचित बैंक होता है, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक होता है। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जाता है। भारत में भुगतान अगर जो असंतुलन आता है, भारत में भुगतान असंतुलन अगर जो आता है, भारत में अगर जो भुगतान असंतुलन आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम निर्यात कम कर रहे हैं, हम निर्यात कम कर रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं। अर्थात निर्यात का मतलब कि अपने देश में निर्मित वस्तु को दूसरे देश में ले जाकर के कम बेच रहे हैं, और आयात ज़्यादा कर रहे हैं अर्थात दूसरे देश में निर्मित वस्तु हमारे देश में आकर के ज़्यादा बिक रही है। इससे क्या हो रहा है? इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम हो रही है, लेकिन विदेशी मुद्रा का त्याग हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए हमको क्या करना होगा कि निर्यात और आयात को एटलीस्ट बराबर करना होगा, निर्यात आयात को बराबर करना होगा। तो निर्यात आयात को कैसे बराबर करेंगे? कैसे बराबर करेंगे निर्यात आयात को? तो निर्यात आयात को कैसे, क्या हुआ? अब इस प्रश्न को भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रश्न को क्यों गलत कर रहे हैं सर? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। अरे भाई, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है ना, जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो मुद्रा का क्या होता है? मुद्रा का वाह्य मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा का वाह्य मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा का वाह्य मूल्य कम हो जाता है तो निर्यात सस्ते हो जाते हैं, अर्थात आपका निर्यात बढ़ जाता है। निर्यात क्या होता है? सस्ता हो जाता है। और आयात क्या होता है? आयात महंगा हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है, यही तो होता है ना सर। तो क्या उत्तर आएगा? मुद्रा अवमूल्यन प्रबल निर्यात संवर्धन, अर्थात आप निर्यातों की मात्रा को बढ़ाइए
और आयात प्रतिस्थापन अर्थात आयात को कम करिए। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार आप लोगों के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। मैं विश्वास और निश्चित तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर आप मेहनत से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी एक पन्ना भी आपको कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। बस ईमानदारी से जिस रणनीति के तहत मैं एप्लीकेशन पे कंटेंट को प्रोवाइड कराता हूँ वहाँ फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। आप इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक क्रम से थियरी नहीं पढ़ते हैं तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन हमेशा बने रहते हैं। तो कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ आपको कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, गलतियों को पहचानिए, सुधार करिए, जिससे धीरे धीरे एक्यूरेसी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ कवर कराया जा रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स परचेज कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करिएगा, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? 4 बोल रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी भाई? चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी 1966 से लेकर के 70। एक सेकेंड, इसमें कुछ एरर दिया है क्या यार? एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो 1966 से 71 तक थोड़ी चला था। अब यहाँ पे दो बातें आपको याद आनी चाहिए कि 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। ठीक है, 1966 और 1996 से लेकर के 1969 तक क्या हुआ था? 3 पंचवर्षीय योजना चली थी। उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजना और याद आनी चाहिए, 1991 का और 1992 का 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले वाला। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4। अगला 1966 से 1964, ठीक है 74। अगला कि यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो तो वस्तु कैसी होगी? यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो तो वस्तु कैसी होगी भाई? अच्छा सा प्रश्न है। तो देखिए, वस्तु की आय लोच 1 से अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी तेजी से आपकी आय में वृद्धि हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से आप अपने उपभोग व्यय को बढ़ा रहे हैं। उपभोग व्यय, और किस प्रकार का उपभोग व्यय? विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु क्या होती है? विलासिता की वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आनंद की अनुभूति करने के लिए एक उपभोक्ता इसका प्रयोग करता है। जैसे टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, जैसे कार हो गया, जैसे फ्रिज हो गया, ये सब क्या हो गया? ये विलासिता की वस्तु है। और इसके संदर्भ में मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है, अर्थात उपभोक्ता की आय में जितनी तेजी से वृद्धि होती है उससे ज्यादा तेजी से वृद्धि वो विलासिता की वस्तुओं पे खर्च करता है। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, 70-80 हजार रुपये आपके महीने का सैलरी है, ठीक है, और आपको नौकरी मिल गई। आप सोच रहे हैं कि भैया आप तो कार खरीदेंगे, क्योंकि कार जरूरी है जीवन में। कार अपने पैसे से कार खरीदने का मजा भी अलग होता है। तो आप कार खरीदने जाएंगे, तो 10-15 लाख 20 लाख का कार खरीदेंगे ना, तो सैलरी तो आपकी 70 हजार है, लेकिन आप 20 लाख का कार खरीद लिए। इसका मतलब क्या हो गया?
कि मांग की आय लोच आपकी इकाई से अधिक है। दूसरा, अगला कि दीर्घकाल में किसी भूमि पर किराया क्यों लिया जाता है भाई? दीर्घकाल में किसी भूमि का किराया क्यों लिया जाता है? चलिए, दीर्घकाल में भी भूमि का किराया क्यों लिया जाता है? ऑप्शन नंबर, अब फिर डेविड रिकार्डो का प्रतिष्ठित सिद्धांत याद आना चाहिए। लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था? लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था? तो लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने दिया था। डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था? डेविड रिकार्डो ने कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी। जो भूमि उर्वरक होगी उसे अधिसीमांत भूमि बोलेंगे। अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होगी जो क्या करेगी? जो लगान देगी। अर्थात अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है, और उपजाऊ भूमि लगान देती है। और दूसरा बताते हैं सीमांत भूमि। तो सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान नहीं देती, जैसे तालाब हो गए, कंक्रीट वाले जमीन हो गए, बलुई जमीन हो गया, तो ये सीमांत भूमि होते हैं और ये लगान नहीं देते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? डेविड रिकार्डो ने कहा कि भूमि की पूर्तियां बेलोचदार होती है। भूमि की पूर्तियां बेलोचदार होती है। पूर्तियां बेलोचदार होती है, अर्थात भूमि की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर जो आप भूमि की लेंथ को परिवर्तित करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई को आप कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो यही बात डेविड रिकार्डो साहब भी कहते हैं। तो इसकी पूर्ति दीर्घकाल में क्या हो जाएगी? बेलोच हो जाएगी। फिर यहीं पे डेविड रिकार्डो साहब ये भी बात कहते हैं कि दीर्घकाल में जनसंख्या के बढ़ने के कारण कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं, और जब कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। अगला, अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? बच्चों वाला प्रश्न। अंतरण अदायगी, अब यहाँ पे रुकने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना। तो देखिए, अंतरण अदायगी तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं करते हैं। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है, राष्ट्रीय आय में अंतरण अदायगी को शामिल नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भैया? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अंतरण अदायगी सरकार के द्वारा एक इस प्रकार की अदायगी होती है जिसके अंतर्गत सरकार भुगतान तो करता है, लेकिन इसके बदले में सरकार को कोई सेवा नहीं मिलता है। ठीक है, सरकार को कोई इसके बदले में सेवा प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, तो एक व्यक्ति घर पे पेंशन ले रहा है, लेकिन क्या वो सरकार के लिए काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। बेरोजगारी का मुआवजा, जब आपको छात्रवृत्ति मिलता है तो छात्रवृत्ति से तो आप लैपटॉप मोबाइल खरीद लेते हैं, लेकिन क्या सरकार के लिए कोई काम करते हैं? नहीं करते हैं ना। सामाजिक सुरक्षा आ जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं वो सभी लोग का उत्तर सही है। अगला है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? और जितने भी लोग लगातार पढ़ रहे हैं, सफल होने के चांस मैक्सिमम है, बहुत है। बशर्ते धैर्य बना करके पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत से पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि जो इतना सारा मेहनत आपने पिछले दिनों में किया है ये जरूर रंग लाएगी। बशर्ते दिमाग में कोई भ्रांति, कोई इल्यूजन, कोई कंफ्यूजन मत पाला करिए। मेहनत से पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ते रहिए। एप्लीकेशन पे सारे क्लासेस को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते रहिए। आप पेपर दे के आइएगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। एप्लीकेशन पे कम से कम 240 क्लास के आसपास में पूरा कवर कराता हूँ थियरी, और यहाँ पे भी अगर जो आप हमारी 100 से 2 क्लास देख लेते हैं
तो निश्चित मान के चलिए कि सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कोई कह रहा है कि सर जी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना चाहिए भाई, मनुष्य है तो मनुष्य को मेहनत करना ही चाहिए। तो ये सी बात है भैया। 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी के लिए याद किया जाता है। इंदिरा गांधी जी ने ही नारा दिया था, गरीबी हटा दीजिए, गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला, कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? बच्चों वाला प्रश्न है। ऐप देखिए, जब एप्लीकेशन पे जैसे आज लाइव क्लास हुआ है, तो जब लाइव क्लास होता है तो 1-1.5 घंटे लगते हैं थोड़ा सा वो उसको प्रोसेस में अपलोड होने का जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का, वो 1-1.5 घंटे का होता है। तो जैसे आपकी जब क्लास हुई है उसके 1-1.5 घंटे बाद ही वीडियोस को ओपन करिए तो जरूर खुलेगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये बोल रहे हैं, इजी सी बात है, बहुत बार बताया हूं। देश की कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? उस देश की राष्ट्रीय आय अपान उस देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय अपान उस देश की कुल जनसंख्या। इजी सी बात है। अगला, यदि एक क्रेता हो और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? अगर किसी वस्तु को बेचने वाला एक है, यदि क्रेता एक है अर्थात किसी वस्तु को खरीदने वाला एक है और बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो इस प्रकार की बाजार स्थिति को क्या कहेंगे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं एकाधिकार, कुछ बोल रहे हैं क्रेताधिकार, एक क्रेताधिकार। और कोई भाई? किसी यदि क्रेता एक हो मतलब खरीदने वाला एक हो और अनेक विक्रेता हो, तो इजी सी बात है, एक क्रेता अधिकार। और एक क्रेता अधिकार का उदाहरण देकर के हमें आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका उदाहरण मैं अक्सर आप लोगों को बताते रहता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की किसान मंडी, एक दो लोग कमेंट करके बता भी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो एकल क्रय किसान मंडी है, उसी में क्या होता है कि जो किसान होते हैं अपने फसलों को ले जाकर के बेचते हैं। बात सही है। अगला है कि दीर्घकाल में भूमि का किराया क्यों दिया जाता है? अभी तो कुछ देर पहले हमने बताया कि भूमि की पूर्ति बेलोच होती है। अगला, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन कौन सा है? क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो ये केंद्रीय बैंक की सॉरी, ये केंद्र सरकार की एक योजना है जो 2022-2023 में चलाई गई है। 2022-2023 में जीवंत ग्राम कार्यक्रम चलाया गया है। और इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे सरकार का ये है कि उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों का क्या किया जाए? विकास किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम योजना जो चलाया गया 2022-23 में चलाया गया और यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। और देखिए, अब ये प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो आप परेशान ना होइएगा। अभी जब एग्जाम करीब आएगा ना, तो मैं जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, चाहे वो 1950 की बात करें, 1950 से लेके 1925 तक
जितनी भी सरकार की योजनाएं चलाई गई हैं, उन सभी से मैं आप लोगों को प्रश्न लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। तो परेशान ना होइएगा, एप्लीकेशन पे मैं वो करवाऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसमें से एक ये है। अगला प्रश्न है कि 2 रुपए के नोट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 2 रुपए के नोट, क्या उत्तर आ रहा है भाई? 2 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप कहिए ना कि सर जी, 2 रुपए के नोट पर तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं ना। सॉरी, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो अगर जो 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के छोड़ दिए जाएं, तो जितने भी प्रकार की मुद्रे हैं और जितनी भी प्रकार की मुद्रा है वो सब के सब आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? 3 बोल रहे हैं ना। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि रुपए पर जो डिजाइन दिया गया वो कब दिया गया? तो ये 1917 में दिया गया था। रुपए का जो डिजाइन है ये कब अस्तित्व में आया? तो 1917 में आया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला, किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? किस प्रकार का उर्वरक ऐसा है जिसके आयात पर भारत मतलब किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? अर्थात कौन सा ऐसा उर्वरक है जो भारत में नहीं पाया जाता है, भारत की निर्भरता है, दूसरे देश से ही आएगा तभी हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? 3 बोल रहे हैं। 3 बोल रहे हैं। ठीक, तो जितने लोग भी 3 बोल रहे हैं, पोटास को बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ध्यान रखिएगा कि पोटास जो है वो हमारे देश में नहीं होता है। पोटास हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं। हाँ, पोटास हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और कुल प्रयोग का जो खेतों में यूरिया उपलब्ध होता है, वो कुल प्रयोग का 80% यूरिया हम अपने देश से प्राप्त करते हैं, बाकी आयात ही करते हैं। अगला, कि भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष कौन था? बच्चों वाला प्रश्न है, यहाँ रुकूंगा नहीं, बच्चों वाला प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं? 1950। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और 2017 में उसकी जगह पे क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। अगला, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से होते हैं? चलिए भाई बताइए कि उत्पादन के 4 कारक कौन कौन होते हैं? ठीक है, हाँ, पोटास से बम बनाया जाता है, सही है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बच्चों वाली बात है। इकोनॉमिक्स जब शुरू में पढ़ना आप शुरू करते हैं तभी वहाँ पे ये बात आप लोगों को पढ़ाई जाती है कि भैया उत्पादन के 4 साधन, किसी भी वस्तु का आप उत्पादन करेंगे तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है और संगठन है। संगठन की जगह पे यहाँ पे साहसी भी कहीं कहीं दे देता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं, आप जरूर जुड़िए। आप अगर सच में वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जितने भी कंटेंट मैं एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ, चाहे थियरी की क्लास हो, चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, प्रीवियस ईयर हो, करेंट हो,
सबको फॉलो करिए, और ये नहीं कि एक बार पढ़ के बस छोड़ दिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आज आप लोग को बता रहा हूँ, जब किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं ना, और अगर जो खूब कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं, खूब मेहनत से पढ़ते हैं, तो जब पहली बार आप पढ़ते हैं ना किसी टॉपिक को, तो लगभग उसमें से 60% चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है, कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 60% पहली बार पढ़ेंगे तो 60% के आसपास, अगर जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, तब अगर जो वो थियरी आपको समझ में आ जाती है तो 60% पहली बार में आप चीज़ों को कवर कर पाते हैं। उसके बाद जब दूसरी बार आप पढ़ते हैं ना, तो इसको लगभग लगभग आप 80% तक तैयार कर लेते हैं। तीसरी बार आप पढ़ते हैं तो ये लगभग लगभग 90% तक की तैयारी आपकी होती है। जितना ही आप बार बार रिवीजन करते चले जाएंगे, उतना ही परफेक्शन के करीब चले जाएंगे, 100% एक्यूरेसी पे चले जाएंगे। लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का क्या है, एक बार पढ़ लिए, क्या रिवीजन से क्या मतलब है? रिवीजन करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा वही चमकेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो कैसे चमकेगा भाई? सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1952 में, जिसके अंतर्गत सभी का विकास करना सरकार का मुख्य लक्ष्य था। अगला, कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से, और जो लोग भी एप्लीकेशन पे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से होता है। क्या होगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से? डी बोल रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, बताइए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं सहज, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा, उपरोक्त में से सभी। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक भी होता है, वैज्ञानिक भी होता है और सहज होता है। इसीलिए जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करने वाली संस्था कौन सी है? हम्म तो ठीक है, मेहनत से पढ़ लीजिए, मेहनत से पढ़िए। दोस्ती, यारी और दुनिया, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। समाज क्या है, दुनिया क्या है, दोस्ती क्या है, रिश्तेदारी क्या है, ये आपको देखना है। तो आप क्या करिए, 5,000 रुपया उधार मांग लीजिए। 5,000 रुपये क्या कर लीजिए, जो लगता हो कि बड़ा हमारा जिगरी है ना, हमारे लिए कुछ भी कर लेगा, उससे 5,000 रुपये उधार मांग लीजिए और उसको 6 महीने वापस ना करें। 6 महीने उसको वापस ना करें, आपको समाज समझ में आ जाएगा कि समाज क्या है। तो जो माँ बाप आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जब से जन्म हुआ तब से लेकर अभी तक आपका खर्च उठा रहे हैं, उनके सपनों के लिए जिए, उनके सपनों के लिए पढ़िए। क्योंकि आप इस बात को दिमाग में लाएं चाहे न लाएं, माँ और बाप जब एक बार वो लोग शाम को सोते हैं या लेटते हैं ना, तो उनके दिमाग में ज़रूर आता है कि हमारा लड़का या हमारी लड़की पढ़ रही है, एक न एक दिन सफल हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी
और घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए पढ़िए, तफरी कम बनाइए, तफरी कम उड़ाइए, क्योंकि इस तफरी में कोई बात है नहीं, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो नहीं अपने लिए तो माँ बाप के लिए करिए। वो लोग रोज सोचते हैं कि हमारा लड़का लड़की सफल होगा, और आप हैं कि तफरी कर रहे हैं। तफरी से क्या मिल जाएगा? नाकामी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, ठीक है। तो जितने लोग भी एक बोल रहे हैं भूमि विकास बैंक, सभी लोग का उत्तर ठीक है। भूमि विकास बैंक दीर्घकाल में ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, ठीक है। दीर्घ का अब फिर पता होना चाहिए। अल्पकाल का मतलब ये होता है 0 से 14 महीनों के लिए। मध्यकाल का मतलब होता है 5 वर्ष के आसपास, और दीर्घकाल का मतलब होता है 20 साल या उससे ज्यादा के लिए। अगला, कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? क्या उत्तर होगा भाई? हम्म, बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। तो अब देखिए, बच्चों वाली बात है भैया, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि आता है और खनन आता है। खनन अर्थात प्रकृति से जो भी संबंधित है। जैसे कृषि क्या है? प्रकृति से संबंधित है, ठीक है। प्रकृति ने हमें भूमि दिया है, तभी तो कृषि कर रहे हैं। उत्खनन, जैसे कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, लोहा हो गया, ये उत्खनन से आता है, ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी तरीके से वन हो गया, अर्थात पेड़ पौधे हो गए, पेड़ से आपको लकड़ी मिलती है, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आएगा उद्योग। उद्योग आता है प्राइमरी सेक्टर से। क्या आता है? यहाँ से कच्चे माल आते हैं, यहाँ से क्या होता है? कच्चा माल आता है। फिर उद्योग में आता है, उद्योग में ये वस्तु बनता है। अब वस्तु को बेचने वाला कोई चाहिए ना, तो फिर आ जाता है आपका सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो गया। इसमें क्या होता है कि वास्तविक रूप से आप किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, आप सेवा देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ? सेवा दे रहा हूँ। मैं आपको कोई वास्तविक रूप से वस्तु का उत्पादन करके नहीं दे रहा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? सेवा दे रहा हूँ। तो ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है भाई? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? इजी सी बात है, इकोनॉमिक्स में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई है। न्यूज़ में आपने सुना होगा, बहुत जगहों पे सुना होगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा के मुख्य रूप से 3 ही स्रोत होते हैं: विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? सौर ऊर्जा की तरफ जाना चाहिए। उपरोक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी: विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम, ये सब ऊर्जा है। अगला, अब कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएँ, समझ पाएँ और सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी क्लास पढ़ाई जा रही है, मतलब कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाया जा रहा है। थियरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हिंदी माध्यम में ही मैं पढ़ाता हूँ। सिंपल सटीक साधारण भाषा में आप इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलते हैं, और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है,
मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट जरूर दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। आपको यहाँ पे फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपकी करंट की भी क्लासेस होती है, मतलब सब कुछ कवर कराया जा रहा है। अगर आप इस 5 चरण को ठीक से फॉलो करेंगे, इन 5 चरणों को अगर जो आप ठीक से फॉलो करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आप कम समय में इकोनॉमिक्स को सीखेंगे, समझेंगे और सफलता को सुनिश्चित करेंगे। अब अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स केवल और केवल आपको एक बार फीस सबमिट करनी है और वो फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपके पास इंक्वायरी है या समस्या है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में 4.0, 5.0, बिहार में सेट और बेट के लिए, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, D++ अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।